हेलो दोस्तों, तो हम लोग शुरू करते हैं आज की क्लास जो कि करंट अफेयर से रिलेटेड है, जिसमें हम देखेंगे कि आज यानी 26 जून को कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं और हमें उस टॉपिक से एग्जाम में क्वेश्चन आने की संभावना है। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो पहले एक्सियोम 4, क्योंकि ये मिशन जो है बहुत दिन से डिले होता जा रहा था लेकिन आखिरकार लॉन्च हो गया, जो कि अंतरिक्ष इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर कुछ सदस्यों के जो है सदस्यों को भेजा जा रहा है, जिसमें भारतीय सदस्य भी शामिल है। इसलिए हमारे लिए ये जो जानकारी है ये अहम है, क्योंकि शुभांशु शुक्ला को जो कि भारतीय हैं उन्हें भी जो चालक दल के सदस्य थे 4 उनमें से एक थे। और उसके बाद इसका जो उद्देश्य है मिशन का वो प्योरली जो है शैक्षणिक और वैज्ञानिक है, तो इसलिए और ज्यादा हमारे लिए इसका जानना अहम है। और ये जो है आगे आने वाले मिशन जो है जैसे चंद्रयान पर या मंगलयान पर जब मानव युक्त मिशन होगा तो उसके लिए ये जो है मिशन मददगार साबित होगा। फिर सेकंड टॉपिक हमारा जीएसटी काउंसिल यानी जीएसटी परिषद से संबंधित है, क्योंकि जीएसटी की अभी हाल ही में जल्द ही से जल्द या नेक्स्ट वीक बैठक प्रस्तावित है, जिसमें एक अहम निर्णय लिया जाएगा कि जो अभी तक जो स्लैब रेट है जो 5, 12, 18, 28 इस तरह से है, तो जो 12% का स्लैब है उसको समाप्त करने की बात चल रही है, क्योंकि इसकी रिकमेंडेशन भी बहुत ज्यादा आई है कि इसको समाप्त करके जो एक कंफ्यूजन है, क्योंकि कई स्लैब दरों के होने से किन चीजों पर कितने परसेंट का टैक्स लगाया जाए इसको लेकर भी कई कंफ्यूजन थे, जैसा कि अक्सर न्यूज में रहता है। और इसके इम्प्लीमेंटेशन में भी बाधाएं आती है, जो इन्फोर्समेंट एजेंसी है यानी जो लागू करने वाली एजेंसी है उनको भी बाधाओं का सामना करना पड़ता है। और फिर जो लोग टैक्स पेयर हैं या जो जीएसटी फॉर्म भर रहे हैं या जीएसटी फाइल कर रहे हैं उन लोगों को भी इससे संबंधित परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। तो इसलिए इसमें न्यूज थी कि 12% का जो स्लैब है उसको हटा दिया जाएगा और कुछ जो जरूरी वस्तुएं हैं या आवश्यक वस्तुएं उनको या तो 5% के स्लैब में लेके आया जाएगा, और फिर कुछ चीजें जो मतलब हानिकारक प्रवृत्ति के हैं या उतनी लाभकारी नहीं है या लग्जरी गुड्स के तरफ बढ़ रही हैं तो उनको जो 18% में लाया जाएगा। और कुछ अलग अलग सजेशन ये भी आए थे कि इन दोनों के बीच का भी एक स्लैब किया जा सकता है या फिर एक स्लैब को हटा दिया जाए। ठीक है, जैसे 18% के स्लैब को हटाकर 15% कर दिया जाए और उसी में सारी चीजों को शामिल कर दिया जाए। इसको हम डिटेल में आगे देखेंगे कि इसमें क्या क्या प्रावधान जोड़े गए। फिर थर्ड पॉइंट जो है हमारा नाटो से संबंधित है, यानी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जो कि सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद साम्यवादी प्रभाव से यानी कम्युनिस्ट स्टेट का जो प्रभाव था यानी रशिया या रूस समर्थित जो प्रभाव था, क्योंकि कई देशों द्वारा साम्यवादी शासन अपनाया जा रहा था और वहां पर जो लोकतांत्रिक या फिर अन्य चुनी हुई सरकार थी या पूंजीवादी सरकार थी उनको हटाया जा रहा था। तो उसके डर की वजह से पूंजीवादी देशों द्वारा, जिसमें जो अमेरिका लीड कर रहा था, उन देशों द्वारा मिलकर वर्सा पैक्ट के अगेंस्ट जो कि रशिया के द्वारा बनाया गया था उसके अगेंस्ट जो है वर्सा पैक्ट के अगेंस्ट में नाटो बनाया गया, जिसमें यह माना गया एक तरह से ये सैन्य सहयोग से संबंधित ट्रीटी थी, जिसमें सभी देशों को जो है जो भी इसके मेंबर हैं उनको सैन्य रूप से सुरक्षा दी गई थी कि अगर कोई भी इस तरीके की घटना होती है जैसे किसी अन्य देश द्वारा आक्रमण किया जाता है इसके मेंबर के किसी भी देश पर, तो वो जो है माना जाएगा कि सभी देश पर हमला किया गया है या पूरी तरह से नाटो पर किया गया। ठीक है, तो इसमें अभी न्यूज में रहने का रीजन ये है कि इसके जो बजट को लेकर बढ़ावा देने का, जैसे अभी तक देखा हमने कि अमेरिका लीड कर रहा था तो अमेरिका की ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी बनी हुई थी और अमेरिका द्वारा जो है जो नाटो का सैन्य बजट था उस पर ज्यादा खर्च किया जा रहा था। लेकिन अभी जो है डोनाल्ड ट्रंप इलेक्शन से पहले ही इस चीज की डिमांड उठा रहे थे, लेकिन अभी जैसा हमने एग्जाम्पल में देखा जो हालिया पिछले अभी उदाहरण हुए जैसे रशिया और यूक्रेन को लेकर और फिर इजराइल को लेकर जो ईरान के साथ जंग चल रही थी, अभी सीज फायर हुआ, तो इसमें क्या है कि ऐसे में अमेरिका पर जो खुद का भी रक्षा बजट बहुत ज्यादा बढ़ गया, क्योंकि कहीं ना कहीं उनसे जो है सैन्य सहायता और अन्य सहायता इन देशों को प्रदान की गई। तो इसलिए डोनाल्ड ट्रंप द्वारा ये इसमें कहा गया कि जो है अपनी जीडीपी का जो इसके सदस्य देश हैं वो लगभग जो है 5% इसका जो मतलब एक मिनिमम खर्च करें। ठीक है,
तो 5% व्यय के लिए बात की गई, जिसको कई यूरोपीय देशों द्वारा बहुत मतलब अपोज किया गया या नकारा गया कि ये उन पर जो है अतिरिक्त बोझ का कार्य करेगा। ठीक है, फिर थर्ड पॉइंट जो आज हम देखेंगे वो क्रिस्पर प्रौद्योगिकी से संबंधित है। ये जो है जीन एडिटिंग टेक्निक है एक, ठीक है, जीन एडिटिंग या जीन संपादक तकनीक है। तो अब जीन संपादन जो तकनीक है, इसका ये फायदा होता है कि जैसे कैंसरकारी जो कोशिका है कोई, या कोई अन्य बीमारी से ग्रसित कोशिका है, या फिर मतलब कोई अन्य समस्याओं या विकारों या रोगों से संबंधित है, तो वहां पर जो है जीन को जो एडिट किया जाता है, जैसा कि वर्ड से ही मतलब डिफाइन है कि वर्ड से ही समझ सकते हैं कि एक जो है इसमें मॉलिक्यूलर सीजर या आणविक कैंची का इस्तेमाल किया जाता है, जिसके से जो है जो मतलब समस्याग्रस्त या इस तरह से जो रोगों को फैलाने वाली कोशिका होती है उसको हटा दिया जाता है और उसकी जगह जो नई कोशिका के साथ प्रतिस्थापित कर दिया जाता है, जिससे वो विकार को या पर्टिकुलर बीमारी को दूर किया जा सकता है। तो इस टेक्निक को ये बहुत ज्यादा अभी मतलब ये एक तरह से मतलब वैश्विक संदर्भ में देखें तो बहुत ज्यादा एक आशा की किरण जगाई हुई है ये तकनीक, क्योंकि जो CAR-T जो सेल से रिलेटेड अभी हमने पिछले लास्ट टू लास्ट लेक्चर में देखा था, तो वो भी कहीं ना कहीं क्रिस्पर टेक्नोलॉजी या CAS9 जो है उस पर ही बेस्ड है। ठीक है, तो वो उसको आगे हम डिटेल में देखेंगे। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि डिजिटल भुगतान इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म भी न्यूज में है। आज इसको RBI ने लेकर जो है घोषणा की है कि वो इस पे लगातार काम कर रहा है, और ये इससे किस तरीके से जो डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, यानी मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब यह है कि जैसे अभी सड़क है या एयरपोर्ट है, किस तरीके से है कि सार्वजनिक है, वहां पर उसका सभी लोग समान रूप से प्रयोग कर सकते हैं, जो भी एक नॉमिनल शुल्क देके, या फिर कुछ सेवाएं जो है वो फ्री हैं। जैसे आपकी ग्रामीण सड़क है या फिर आपके जिले की सड़क है, वहां पर टोल भी नहीं रहता है। ठीक है, उसी तरह से डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर आप समझ सकते हैं कि सेम उसी तरह जैसे आधार की सर्विस है, या फिर डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर किया, या जैसे डिजी लॉकर आप समझ सकते हैं, डिजी लॉकर जहां पर आप अपने सारे डॉक्यूमेंट रख सकते हैं और उनको कहीं पर अगर डिमांड हो रही है डॉक्यूमेंट दिखाने की तो वहां से आप डायरेक्ट दिखा सकते हैं और वो मान्य है। ठीक है, तो इस तरीके की चीजें जो कि पब्लिक डोमेन में है और जिनका जो है सभी लोग समान रूप से प्रयोग कर सकते हैं। जैसे इसमें ओपन ONDC भी आता है, जो डिजिटल नेटवर्क, ओपन डिजिटल नेटवर्क की बात की गई है, या फिर डिजिटल रुपए जैसे है कि ये जो एक तरह से मतलब इलेक्ट्रॉनिक रुपए की तरह, या डिजिटल रुपए जो कि क्रिप्टो टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है। तो वो सारी चीजें अभी हम देखेंगे आगे कि किस तरीके से इससे रिलेटेड है। तो ये है हमारे इंपॉर्टेंट 5 टॉपिक, डिटेल में आपको इसलिए स्टार्टिंग में ही बता देते हैं कि जिससे आपके दिमाग में रहे कि आज आप क्या पढ़ने वाले हैं और उसकी ब्रीफिंग आपके दिमाग में आ जाए। अगर कहीं एग्जाम में पूछेगा तो कई बार ऐसा होगा कि जितना अभी बताया इसी में से ही पूछा जा सकता है डायरेक्ट। तो अब एक्सियोम 4 की बात करें तो सबसे पहली इससे यह है इंपॉर्टेंट कि 41 साल बाद जो है कोई भारतीय अंतरिक्ष यात्री जो है अंतरिक्ष की यात्रा किया। इससे पहले जो है राकेश शर्मा गए थे, जो कि आप प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से या SSC में अगर आप देखेंगे तो ये फैक्ट लिखा रहता है। ठीक है, अब अगर इस मिशन की मुख्य विशेषताओं की बात करें तो जैसा कि बात आप जानते हैं कि 25 जून को ये, पहले 19 जून को था प्रस्तावित, तो उससे पहले 12 जून को था, लेकिन 25 जून को ये जो है प्रक्षेपण हो गया, ये सक्सेसफुल रहा। और ये नासा के कैनेडी जो स्पेस सेंटर है या अंतरिक्ष केंद्र है वहां से हुआ। और इसने किस स्पेस यान की मदद ली, तो वो स्पेस एक्स का जो फाल्कन 9 है उसकी मदद से ये गया। अब चालक दल की बात करें तो ये वैश्विक संदर्भ में था, जिसमें विश्व के अन्य देशों के लोग भी शामिल थे। जैसे भारत के शुभांशु शुक्ला है, उसी तरह जो है पैगी विटसन USA के थे, स्लावेज ओजानास्की जो है पोलैंड के थे, और टिबोर कापू जो है हंगरी के थे। तो ये भी कभी कभी मतलब बहुत कम चांस है, रेयर चांस है कि पूछा जाए, लेकिन एक बात आप याद रख लीजिएगा कि इसमें जो है अन्य देशों के मेंबर भी शामिल थे। अब ये जो है कितने दिन की अवधि के लिए था, 14 दिनों की अवधि के लिए गया है। ये जो है अंतरिक्ष जो अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन या इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है उस पर 14 दिनों के लिए गए हैं। ये भी फैक्ट याद रखिएगा, जो पहले राकेश शर्मा के समय गए थे जिसमें सोयूज 7 की मदद से गए थे, तो वहां पर जो है वो 7 दिनों का मिशन था। ठीक है, ये जो है 14 दिनों का मिशन है, ये याद रखिएगा। और फिर उद्देश्य इसका क्या है
कि 60 से अधिक वैज्ञानिक, शैक्षणिक और वाणिज्यिक प्रयोगों का संचालन करना, और इसरो से जो चयनित 7 भारतीय अनुसंधान है उनका प्रयोग भी शामिल है। ठीक है, इस तरह से आप समझ गए इसका इसका जो मेजरली जो इसका मुख्य उद्देश्य है वो शैक्षणिक और वैज्ञानिक है और वाणिज्यिक है। ठीक है, कभी कभी ये पूछ देता है कि जैसे इसमें सैन्य उद्देश्य को भी शामिल कर देगा कि इसका सैन्य उद्देश्य है या सैन्य क्षमताओं को बढ़ाना भी है, तो इससे बचिएगा कि वो इसके उद्देश्य में या इस मिशन के उद्देश्य में शामिल नहीं है। ठीक है, अब ऐतिहासिक रूप से ये प्रथम है क्योंकि जो ये शुभांशु शुक्ला है ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का दौरा करने वाले पहले भारतीय, क्योंकि जैसे पहले ही बता दिया था कि जो राकेश शर्मा गए थे वो सोवियत यूनियन का था, तब वो सोयूज 7 था। ठीक है, तो उस पर गए थे। तो अब ऐतिहासिक की बात करें तो ये राकेश शर्मा 1984 में गए थे, वो 7 दिनों के लिए गए थे और सैल्यूट 7 या सोयूज 7 पर गए थे, और इसका था पृथ्वी का अवलोकन करना, यानी जो है अर्थ ऑब्जर्वेशन के लिए गए थे। ठीक है, और फिर ये शुक्ला का मिशन जो है अंतरराष्ट्रीय सहयोग, लंबी अवधि, क्योंकि अब जो है 14 दिनों के लिए गए हैं, और वाणिज्यिक भागीदारी को भी बढ़ावा देने के लिए है। अब अगर दोनों में डिफरेंस के बारे में पूछ दिया अगला, तो जैसा कि हम पहले ही बता चुके हैं कि अंतरिक्ष यान पहले आपका चेंज हो जाएगा कि वो सोयूज से गए थे जो कि सोवियत निर्मित था, और ये स्पेस एक्स के क्रू ड्रैगन से गए थे। ठीक है, और फिर प्रक्षेपण स्थल भी चेंज हो जाएगा क्योंकि उस समय जानते हैं कि सोवियत जो है कम्युनिस्ट स्टेट था और वहां का जो बेस था वो अलग था। तो उस समय जो राकेश शर्मा गए थे उन्होंने कजाकिस्तान में था उनका जो सेंटर था, अभी जो है कैनेडी स्पेस सेंटर जो कि फ्लोरिडा संयुक्त राज्य अमेरिका है, वहां से गए थे। अब अवधि की बात करें आगे तो 7 दिन इनका पहले था और अभी जो है 14 दिनों का है। ठीक है, वो भी हमने बात कर लिया। और पृथ्वी अवलोकन के लिए राकेश शर्मा गए थे, और जो है अभी जो गए हैं वो वैज्ञानिक और शैक्षणिक सहयोग के लिए गए हैं। ठीक है, राष्ट्रीय संदर्भ में देखें तो पहला जो है जैसे बात किया था वो सोवियत यूनियन से संचालित था, तो वो जो है इसमें जो है सोवियत सहयोग था। अभी इसमें क्या है, अंतरराष्ट्रीय रूप से सहयोग है, क्योंकि जैसे देखा कि चालक दल में भी कई देशों के मेंबर शामिल हैं। अब अगर आप अंतरिक्ष जो स्टेशन है अंतरराष्ट्रीय उसके बारे में अगर ब्रीफली देख लें तो ये जो लोअर अर्थ ऑर्बिट में है और ये वैश्विक सहयोग पर निर्मित है, जो कि लगभग 400 किलोमीटर ऊपर है पृथ्वी से। ये थोड़ा सा ऊंचाई पे या 400 किलोमीटर ऊपर पर इसलिए रखा जाता है कि जो अंतरिक्ष की गतिविधियां हैं उनका जो अवलोकन है या ऑब्जर्वेशन वो अच्छे से किया जा सके। अब ये आपके दिमाग में आ गया कि क्यों नहीं जमीन से ही कर सकते, भूमि से कर सकते, क्योंकि भूमि से जो पर्यावरणीय वायुमंडल है वो जो है एग्जैक्ट पिक्चर नहीं देता। ठीक है, तो इसलिए ऊपर से जाते हैं जिससे जो वायुमंडलीय जो भी विचलन है इन सब चीजों से बचे रहें, और दूर से जो है जो अंतरिक्ष से संबंधित गतिविधियां हैं उनका अवलोकन अच्छे से कर सके। जिससे जैसे कि आपने देखा होगा कि जो टेलीस्कोप की बात है, जैसे जेम्स वेब टेलीस्कोप है या फिर और लद्दाख में टेलीस्कोप लगाया जा रहा है, तो इन सब में देखा होगा आप लोगों ने कि ऊंचे ऊंचे पर्वतों पर स्थापित किया जाता है या एक अच्छी खासी ऊंचाई पर स्थापित किया जाता है, जिसका यही रीजन होता है कि जिससे जो क्लैरिटी आए, जो भी रिसर्च है उसमें क्लैरिटी आए, और वायुमंडलीय विचलन है या निचली सतह का, पृथ्वी की जो निचली सतह है यानी ट्रोपोस्फेयर है या क्षोभ मंडल है, उसमें जो विचलन हो रहा है उससे बचा जा सके, इसलिए जो ऊंचाई पर स्थापित करते हैं। ठीक है, इसमें जो है विश्व भर के अंतरिक्ष यात्री रहते हैं, जैसा कि आपने देखा होगा अभी सुनीता विलियम्स के टाइम में भी ये लगातार न्यूज में था, और ये जो है वैज्ञानिक और तकनीकी सहयोग को बढ़ावा देने के लिए कार्य कर रहा है। इससे संबंधित अगर इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात करें तो ये 1998 में इसका जो फर्स्ट मॉड्यूल था, पहला मॉड्यूल जो लॉन्च किया गया था, और ये पृथ्वी से जो है 400 किलोमीटर ऊपर है, जिसके बारे में बात कर चुके हैं, और इसकी गति जो है 28,000 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से मतलब ये घूम रहा है। ठीक है, तो ये अगर 28,000 प्रति घंटा की गति से घूम रहा है तो ये जो है लगभग 90 मिनट में ही पृथ्वी की परिक्रमा कर लेता है। ठीक है, और अगर इसके साइज की बात करें, क्योंकि इतने ज्यादा लोग वहां पर रहते हैं और एक तरह से वहां पर सेल्फ जो है इंडिपेंडेंट या ऑटोनॉमस एकदम कल्चर वहां डेवलप है, तो ये जो है लगभग फुटबॉल के मैदान के आकार का है। अगर इतना बड़ा आकार का है तो आप ये समझ सकते हैं कि हवा में जो है कहीं ना कहीं सबसे बड़ा मानव निर्मित जो पिंड है ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। अब इसमें भाग लेने वाली अगर इंपॉर्टेंट एजेंसियों की बात करें
तो इसमें सबसे पहले अपने आप समझ सकते हैं कि नासा आएगा, ठीक है, जो अमेरिका से समर्थित है। फिर उसके बाद रासकॉस्मोस जो रूस का है, ईएसए यानी यूरोपियन स्पेस एजेंसी यूरोप की, फिर उसके बाद कैनेडियन एजेंसी जो है स्पेस की, या जाक्सा जापान के, ये सारी मेजर इनका स्टेक है। फिर उसके बाद अन्य देशों के भी सहयोग लिया जाता है और अन्य देशों के भी प्रतिभागी इसमें शामिल है। तो ये कभी कभी देशों के नाम भी पूछ देता है, तो उसमें कंफ्यूज मत होइएगा कि इसमें कौन कौन से देश हैं। अब इनका जो उद्देश्य है वो सूक्ष्म गुरुत्व यानी जो ग्रेविटी जो है उस पर रिसर्च करना कि अंतरिक्ष की स्थिति में जीव विज्ञान, भौतिकी और खगोल विज्ञान या पदार्थ विज्ञान पर उसका क्या असर पड़ता है, क्योंकि इसी पर अगर जो है जब यहाँ पर हम ग्रेविटी का अध्ययन कर लेंगे तभी हम आगे जो है चंद्र मिशन या चंद्रमा की यात्रा का जो मानव युक्त मिशन होगा वो संभव हो पाएगा, या फिर आगे अन्य ग्रहों जैसे मंगल ग्रह की बात करें तो वहां पर जाना संभव हो पाएगा। फिर उसके बाद प्रौद्योगिकी या टेक्निकल परीक्षण की बात करें तो वही चीज कि चंद्रमा और मंगल पर जाने के लिए यह सहयोगी का कार्य करेगा, मतलब एक डेमो की तरह हो जाएगा पहले। फिर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग है इसमें, क्योंकि शांतिपूर्ण उद्देश्य के लिए इतना बड़ा मिशन कहीं ना कहीं आप कम देखने को मिलता है इस तरीके का, जिसमें इतने ज्यादा देशों की एजेंसियों की भागीदारी हो और इतना सुचारू रूप से संचालन हो रहा है। फिर उसके बाद अगर आप देखें इसका जो मेजर इम्पैक्ट है वो वाणिज्यिक और शैक्षणिक गतिविधियों पर भी है, क्योंकि इससे कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट से जो रिसर्च भी डेवलप होगा और फिर छात्रों में अनुसंधान की प्रवृत्ति को भी बढ़ावा मिलेगा। ये आज हिंदू में मेजर टॉपिक के अंतर्गत कवर किया गया था। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक, एक्सियोम का हमारा हो गया पूरा कंप्लीट, कि इतना ही एग्जाम पर्सपेक्टिव से आपको जानना है, आपको डेली डेली न्यूज नहीं देखना है या उसकी वो वीडियो क्लिप नहीं देखना है कि कौन जा रहा है तो उनके परिवार के बारे में या फिर उनके दोस्तों के बारे में, वो टाइम पास है, उससे कोई फायदा नहीं होगा, इससे बाहर का कुछ इससे रिलेटेड नहीं आएगा। अब बात आती है जीएसटी परिषद की, जो कि हमारा अगला टॉपिक है। तो जो जीएसटी की जैसे बताया था स्टार्ट में कि जो जीएसटी की अगली बैठक होने वाली है, जो अभी ये जून के लास्ट वीक में, क्योंकि आज तो 26 जून हो चुकी है, तो अभी अगले कल परसों से होने वाली है या जुलाई के फर्स्ट वीक में होने वाली है। तो इसका उद्देश्य ये है कि ये जो 4 स्लैब है इसमें से जो है 12% की स्लैब जो है इसको हटा दिया जाए या खत्म कर दिया जाए और इसकी जगह दूसरे प्रयास किए जाए कि या तो कुछ सामान को इधर एडजस्ट किया जाए या कुछ सामान को या 18% में एडजस्ट किया जाए या 15% की एक बना के इन दोनों को हटा दिया जाए। तो इस तरीके से कई जो अनुशंसाएं हैं, मतलब मेनली इस संरचना को 3 स्तरीय संरचना में बदल देना, ठीक है। तो इसमें इसकी वजह क्या है कि जो मतलब आवश्यक वस्तुएं हैं, जो जैसे बता दिया, इसको हटाने की वजह, तो जो इसमें हटाने के पीछे प्रशासनिक जो है प्रभावशीलता को बढ़ाना है और लोगों को जो है इससे संबंधित जो कंफ्यूजन है उसको दूर करना है। आगे वही टॉपिक लिखा है कि 5% और 18% को हटाकर जो है या तो 15% की एक नई स्लैब बना सकते हैं या फिर इन दोनों को हटाकर सिर्फ 3% की जो है एक 3 ही स्लैब वाली एक व्यवस्था अपना सकते हैं, जिसमें 5% और 18% और 28 रख सकते हैं, या 5%, 15% या 28% इस तरह से कर सकते हैं। इससे जो है जो संरचना है वो इजी हो जाएगी, सरलीकरण होगा और फिर इससे जो है जब कम स्लैब होंगे तो ऑर्गेनाइज तरीके से होगा, तो जीएसटी जो है संग्रहण होगा या कलेक्शन होगा उसमें भी आसानी होगी, क्योंकि इसकी डिमांड आपने कई बार देखा होगा, ये वायरल रील भी हुई थी, आपने देखा होगा कि जो अन्नपूर्णा भोजनालय या कुछ अन्नपूर्णा रेस्टोरेंट से रिलेटेड अभी कुछ ही दिन पहले की बात है, 2-3 महीने पहले, कि आपने देखा होगा निर्मला सीतारमन ने जो डांट दिया था या उससे संबंधित वो माफी मांग रहे थे, कुछ इस तरीके का वायरल हुआ था, जिसमें उन्होंने बोला था कि हम खुद ही नहीं समझ पा रहे हैं कि किस तरीके से जीएसटी लगाना है, कस्टमर हमसे पूछता है, क्योंकि दूध पे अलग है, दूध से ही बनी चीज, मक्खन पे अलग है, ब्रेड पे अलग है, बटर पे अलग है। तो इस तरीके से कई कंफ्यूजन हो गया है कि वो जीएसटी जो दुकानदार है वो जीएसटी रटे या फिर अपना बिजनेस करे, तो इससे व्यापार भी निगेटिव रूप से प्रभावित होता है। तो जो इन सब चीजें हैं ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इन्हीं को एड्रेस, इनसे संबंधित जो समस्याएं थी इनको संबोधित करना मुख्य लक्ष्य है, ठीक है। तो इन समस्याओं को देख लीजिएगा, ये जैसे मक्खन, घी या फ्रूट जूस है या प्रोसेस्ड आइटम है, तो उन्हीं सब चीजों से संबंधित था, ठीक है। अब जीएसटी परिषद आपके लिए जानना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि
जब जीएसटी पास किया गया था बिल या वस्तु एवं सेवा कर विधेयक पास किया गया था, जो कि 101वां संविधान संशोधन विधेयक था जो 2016 में पास किया गया था। तो इसमें बताया था हमने, जैसे कि पिछले लेक्चर में हमने पॉलिटी के बताया था कि कुछ जो है संशोधन में राज्यों की भी भूमिका होती है जो फेडरल स्ट्रक्चर या संघीय संरचना को प्रभावित करते हैं। उसी तरह का ये भी जीएसटी संविधान, जो जीएसटी से संबंधित संवैधानिक संशोधन था, इसमें जो संविधान में परिवर्तन में उस संशोधन का यूज किया गया था। तो आपको सिर्फ ये याद रखना है कि 269 जो है 279 अनुच्छेद 279 ए और फिर 101वां जो है संविधानिक संशोधन अधिनियम, ठीक है। और फिर ये जो जीएसटी काउंसिल है एक संवैधानिक निकाय, क्योंकि सिंपली संविधान के तहत बना है तो वो एक संवैधानिक निकाय, या जिस आपको जैसे बता दिया था कि जो भी काउंसिल या जिस भी संस्था का जिक्र जो है संविधान में रहता है उसको संवैधानिक परिषद कहते हैं, और जिनका संविधान में नहीं रहता, जो सिर्फ पार्लियामेंट द्वारा बनाई गई होती है, उसको वैधानिक या स्टैट्यूटरी जो संस्था कहते हैं। और फिर जब इन दोनों द्वारा ही नहीं बनाई गई है तो उनको, जिन संस्थाओं को सिर्फ कार्यकारी आदेश द्वारा बनाई गई है जैसे नीति आयोग, तो वो ना तो संवैधानिक होती है ना संवैधिक होती है। संवैधिक का या स्टैट्यूटरी का एग्जांपल लेंगे तो नेशनल, जैसे कमीशन ऑफ वीमेन है, नेशनल कमीशन ऑफ माइनॉरिटीज है, वो सब है। और संवैधानिक में जैसे जीएसटी है, फिर एससी है, एसटी कमीशन है, ये सारी कमीशन है, ठीक है। इनका मुख्य कार्य क्या है कि जीएसटी व्यवस्था के कार्यान्वयन और प्रशासन से संबंधित महत्वपूर्ण निर्णय लेना, कि मतलब कितना स्लैब रेट रखना है, टैक्स कितना रखना है, फिर किन किन वस्तुओं को किस स्लैब दरों के अंतर्गत रखना है, और फिर उनकी जो है समय समय पर मीटिंग, इनकी जो प्रोग्रेस हो रही है उन सब चीजों पर भी लगातार मीटिंग रखना। अब इसके जो है संरचना की बात या संगठन की बात करें तो इसमें अध्यक्ष के रूप में जो है केंद्रीय वित्त मंत्री होते हैं, यानी फाइनेंस मिनिस्टर, और सदस्यों में जो है केंद्रीय राज्य वित्त मंत्री, और जो राज्य हैं राज्यों के भी वित्त मंत्री होते हैं, या फिर जो राज्य द्वारा नामित कोई और या मंत्री भी हो सकता है, ठीक है। तो ये लोग जो है इसके सदस्य के रूप में होते हैं जो कि वोटिंग करते हैं। इनकी कार्यप्रणाली क्या है कि वस्तुओं सेवाओं से संबंधित दरों को निर्धारित करना, ठीक है, जैसे कोई छूट दिया जाए या पंजीकरण के लिए क्या प्रावधान अपनाया जाए या मॉडल जीएसटी कानून क्या किया जाए, इन सारी चीजों से संबंधित इनका प्रावधान है। और फिर अगर राज्यों द्वारा कोई डिमांड है तो उनको संबोधित करना, मतलब किसी भी तरह से जो भी जीएसटी से संबंधित पहलू हैं उनको संबोधित करना इनका मुख्य कार्य है। इनका जो पैटर्न है वोटिंग का या मतदान का या निर्णय लेने का, तो उसमें क्या होता है कि भारांश है, केंद्र का जो है 1/3 है, और जो है राज्यों का सामूहिक रूप से 2/3 यानी 2/3 है, यानी 2/3 जो है जो हिस्सा है वोटिंग में वो राज्यों का है, सभी राज्यों का मिलाकर, और केंद्र का जो है 1/3 है। इससे जो है संघीय संरचना को और मजबूत किया गया है, यानी राज्यों की भूमिका को और मजबूत किया गया है, ठीक है। तो ये भी एक जो मूलभूत ढांचे का हिस्सा है या बेसिक स्ट्रक्चर का हमारे हिस्सा है, उसके लिए एक अहम संशोधन था, ठीक है, क्योंकि राज्यों द्वारा बहुत ज्यादा अपोज किया गया था शुरुआत में। तो ये इस चीजों के लिए ऐसे प्रावधान किए गए जिससे किसी के साथ अनजस्ट ना हो। तो केंद्र का 1/3 हिस्सा है और राज्यों का 2/3 है, और निर्णय लेने के लिए कि जिससे जो है कहीं ना कहीं ऐसा ना हो कि निर्णय लेने में आसानी हो, या सिर्फ बहुमत का प्रावधान नहीं है, इसके लिए बहुत टफेस्ट बहुमत का कर दिया गया कि 3/4 जो है बहुमत होना चाहिए या 3/4 बहुमत होना चाहिए। यानी आप ये समझ सकते हैं कि लगभग 75% बहुमत होना चाहिए। मतलब अगर 100 लोग अवेलेबल हैं या 100 लोग सदस्य हैं तो लगभग 75 लोगों की सहमति अनिवार्य है, तभी वो बिल पास होता है या रिकमेंडेशन पास होती है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि मतदान पैटर्न को कितना जो है तरीके से बनाया गया है कि जिससे कोई भी पक्ष पीछे ना छूटे। इसका मुख्य लक्ष्य जो है सहकारी संघवाद को बढ़ाना, जैसे अभी तक बात कर रहे हैं, और फिर अप्रत्यक्ष कर जो ढांचा है या इनडायरेक्ट टैक्स से रिलेटेड स्ट्रक्चर है, जो पहले जो है वैट या अलग अलग प्रावधानों के साथ अलग अलग राज्यों में अलग अलग दिशा निर्देशों का पालन करते थे, और हर राज्यों में क्या होता कि समरूपता नहीं थी। किसी राज्य में चिप्स जो है
जीएसटी के अप्लाई होने से पहले 10 रुपए की थी तो किसी राज्य में 15 रुपए की थी या किसी राज्य में 12 रुपए की थी। तो ये सारी चीजें समरूपता को खत्म कर, जो मतलब विषमता है उनको खत्म करके एक एकात्मक नेचर लाने के लिए और राजस्व में एक क्रमशीलता बनाए रखने के लिए ऐसा प्रावधान लगाया गया। और फिर इसका मुख्य लक्ष्य था कि पूरे देश में एक देश एक कर प्रणाली का पालन करना। और फिर इसमें राजस्व साझाकरण और हितधारकों के बीच विवाद सुलझाने के लिए भी इम्पोर्टेंट इसका है कि इसमें जो है महत्वपूर्ण भागीदारी होती है, क्योंकि आपने देखा कि राज्यों और केंद्र दोनों की कहीं ना कहीं बराबर भागीदारी होती है और निर्णय में भी अहम योगदान इन दोनों पक्षों का होता है। तो इस सारी चीजों से आपने देखा कि कर प्रशासन में सहूलियत आई है और राज्यों को भी अपना अधिकार मिला है। फिर उसके बाद संग्रहण जो है कहीं ना कहीं लगातार बढ़ा है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आएगा नाटो। अब अगर हम नाटो की बात करें तो ये न्यूज में क्यों है, क्योंकि 25 जून 2025 को हेग में जो नाटो शिखर सम्मेलन हुआ है उसमें ट्रंप द्वारा मांग रखी गई है कि सदस्य देश जो है 2035 तक अपने रक्षा और सुरक्षा खर्च को सकल घरेलू उत्पाद का जो है 5% तक बढ़ा दे, जिसके लिए ट्रंप द्वारा लगातार जोर दिया गया था। अब इसमें क्या है कि इसके महत्वपूर्ण जो बिंदु हैं उनको देखें अगर, तो जो नई जो व्यवस्था है या नई लक्ष्य जो बनाए गए हैं उसके तहत जो सकल घरेलू उत्पाद का 5% खर्च करना है। अब कोर ये जो है इसमें भी दो पार्ट में बांट दिया है कि कोर रक्षा यानी सैनिक हथियार इत्यादि पर जो है 3.5% और बुनियादी ढांचा नवाचार या नागरिक तैयारी के लिए 1.5%। इस तरीके से टोटल 5% का खर्च सदस्य देशों को करना है। इसकी जो है वार्षिक योजनाओं की हर साल समीक्षा होगी। उसके बाद जो औपचारिक समीक्षा यानी पूर्ण रूप से सुरक्षा जो समीक्षा होगा या सुपरविजन इसका जो है एनालिसिस होगा वो 2029 में होगा। और जो है सामूहिक रक्षा की फिर से पुष्टि की गई। इसमें जो है रूस को लेकर सुरक्षा, क्योंकि कई देश जो है इसके जो पूर्वी यूरोप के देश हैं जो कि रूस से कहीं ना कहीं लगातार प्रभावित रहते हैं। और जिस तरीके से यूक्रेन पर आक्रमण रशिया ने किया और फिर क्रीमिया को भी 2014 में जो मिला लिया था अपने आप में, उसके बाद जो पूर्वी यूरोप के कमजोर देश हैं वो अपनी सुरक्षा को लेकर बहुत चिंतित थे। तो उसमें फिर से जो है सामूहिक रक्षा की पुष्टि की गई और जो देश हैं सदस्य देश उनको जो रशिया के खतरे से या आतंकवाद के साइबर युद्ध जो साइबर अभी जो साइबर वार का एक बढ़ रहा है चलन, तो इन सब चीजों से के खतरों से बचने के लिए भी एक सहमति व्यक्त की गई कि उन्हें जो है सभी देश सामूहिक रूप से मदद करेंगे। अमेरिकी प्रभाव की बात करें तो अमेरिका द्वारा लगातार जो है इसमें दबाव बनाया जा रहा था कि हम पर जो है जो वित्तीय निर्भरता है उसमें कमी लाई जाए और यूरोपीय देश भी इस व्यय या खर्च में लगातार अपनी जो है भागीदारी को बढ़ाएं। समर्थन में जैसे कि बताया था कि कुछ देश मतभेद आएंगे ही, क्योंकि सभी देश सहमति इतनी आसानी से नहीं देंगे कि हम जो है अपना एक जो है बजट, एक सभी देशों का एक पर्टिकुलर बजट बना हुआ है, तो अब उसमें जो है अगर किसी प्रकार का छेड़छाड़ हो रहा है या कम या ज्यादा कर रहे हैं तो अन्य चीजों के या अन्य बजट के पहलू हैं वो प्रभावित होंगे। समझिए कि जैसे कि हमारे पास अगर 50 रुपए है, अब 50 रुपए में हम अपनी सब चीजों का अलाइन किया गया कि 2 रुपए यहाँ खर्च करना है, 5 रुपए यहाँ खर्च करना है, 30 रुपए यहाँ खर्च करना। उसमें अगर हमें कह दिया जाए कि अलग से अभी तक हम जो है 2 रुपए खर्च कर रहे थे रक्षा पर, अब हमसे कहा जाए कि अब आपको 5 रुपए खर्च करना, तो हमें 3 रुपए जो है किसी न किसी क्षेत्र से काटना पड़ेगा। ठीक है, तो इसी वजह से कई देशों द्वारा अपोज किया गया, जिसमें स्पेन, बेल्जियम और स्लोवाकिया जैसे कुछ देशों ने उसी समय ही अपनी कठिनाइयों को बताया कि अभी ये जो है खुद अपने जो है वित्तीय कठिनाइयों से जूझ रहे हैं। तो अब अगर इसका सामरिक संदर्भ देखें तो कहीं ना कहीं फिर से हम देख रहे हैं कि क्योंकि अगर बजट बढ़ा रहे हैं तो फिर आप मतलब रक्षा क्षेत्र मजबूत हो रहा है या रक्षा जैसी संभावनाएं जो बढ़ रही हैं, तो ऐसे में क्या है कि हम देख रहे हैं कि जब द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो खर्च चरम पे आ गया था, ठीक है, और जो कोल्ड वार, शीत वार या शीत युद्ध की बात करें तो उस समय भी बढ़ता ही जा रहा था रशिया और अमेरिका दोनों के नेतृत्व में। लेकिन फिर क्या है कि 1990 के बाद फिर बजट जो है नाटो का, अब वर्षा पैक्ट तो खत्म ही हो गया, लेकिन नाटो का भी बजट कहीं ना कहीं कम होता जा रहा था। लेकिन अभी फिर जैसा हालात हो रहे हैं, जैसा कि हमने यूक्रेन वार या ईरान इजराइल के बीच में वार को लेकर, और फिर जो मिड ईस्ट में या जो हमारे मध्य एशिया के जो देश हैं
तो उनमें जो देखा है हमने कि जो ऊर्जा संकट जैसी स्थिति या फिर वैश्विक संदर्भ में व्यापारिक संदर्भ को लेके जो विचलन आया है या श्रृंखला जो है विघटित हुई है, इन सारी चीजों में लेकर फिर से सुरक्षा जो है एक अहम कड़ी साबित होती नजर आ रही है। और इससे कहीं ना कहीं अगर रक्षा बजट बढ़ेगा और उसमें अगर 3.5% हथियार और सैनिक खर्च के लिए ही खर्च करने के लिए अगर कहा जा रहा है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं से फिर से जो है हथियार की तरफ या युद्ध सामग्री की होड़ मचने की एक आशंका है। ठीक है, तो अब हमारे लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जान लेना है कि अगर हम नाटो के बारे में बात करें तो ब्रीफली देख लेते हैं कि नाटो क्या था। यानी नॉर्थ अटलांटिक जो ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन या उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन है, वो क्या, जैसा कि बात किया कि ये द्वितीय विश्व युद्ध के बाद बना था, जो कि सोवियत संघ से समर्थित जो साम्यवादी खतरा था उससे बचने के लिए किया गया था पूंजीवादी देशों द्वारा या कैपिटलिस्ट स्टेट से, जो कि अमेरिका और पश्चिमी यूरोपीय देश थे प्रमुख रूप से। इसका गठन 1949 में किया गया था या 1949 में किया गया था, जो कि सामूहिक रक्षा और सुरक्षा पर आधारित था, जिसमें जो है अगर कोई एक देश पर कोई देश हमला करता है अन्य देश, तो माना जाएगा कि पूरे नाटो पर हमला किया गया है और सभी देशों की बराबर जिम्मेदारी होगी उस देश को बचाना। तो अब अगर इसकी स्थापना और एम से रिलेटेड फैक्ट के बारे में फिर से देख लें तो 4 अप्रैल 1949 को ये इस संधि नाटो संधि के द्वारा हुआ था। इसको जो है वाशिंगटन संधि भी कहते हैं, क्योंकि ये संधि वाशिंगटन में हुई थी, इसलिए कभी कभी वाशिंगटन संधि कहते हैं। और आप लोग देख लीजिएगा कि वाशिंगटन अकॉर्ड किसे कहते हैं। ठीक है, इसका मुख्यालय जो ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। इसका आदर्श वाक्य जो है एनिमल्स इन द कॉन्सुलेंडो लिबोर है, यानी कि फ्री होना, किसी देश का फ्री होना और जो है थॉटफुल जो अपना विचार है उन चीजों को प्रकट करना। इस तरीके के ये फ्रेंच वर्ड है, इसका हमने जो आपको हिंदी मीनिंग बताया। इसका प्राथमिक उद्देश्य क्या है, राजनीतिक और सैन्य साधनों के माध्यम से देशों की स्वतंत्रता या स्वायत्तता की रक्षा करना। ठीक है, इसके जो है फिर आगे हम बात करें कि इसकी विशेषताएं क्या है। तो सामूहिक रक्षा, जैसे कि हमने पहले भी बताया कि किसी एक देश पर अगर हमला किया जाता है तो वो सभी देशों पर हमला माने जाएगा। जो इसकी जो है क्लास जो अनुच्छेद 5 या आर्टिकल या सेक्शन 5 के तहत ऐसा किया गया, इसको जो है तब माना गया। इसका अगर एक बार उल्लेख अभी तक किया गया है जब 2001 में 9/11 के हमले हुए थे वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे। ठीक है, इसके अभी सदस्य देशों की बात करें 2025 तक, ये कभी कभी पूछ लेता है, तो 32 देश अभी इसके सदस्य हैं। और नए सदस्यों में जो है जैसे हमने बताया कि जो रशिया से सटे हुए देश हैं या रशिया प्रभाव से अगर उनके पड़ने का डर है, तो वो देश शामिल होने के लिए एक होड़ मची हुई है नाटो में, जिससे वो सामूहिक सुरक्षा के अंतर्गत अपनी सुरक्षा सुनिश्चित कर सके और यूक्रेन जैसी घटनाएं उनके साथ संभव ना हो। तो जिसमें जो है फिनलैंड, स्वीडन जो है वो अभी नए सदस्य बने हैं और फिर अन्य देशों द्वारा भी इसकी डिमांड की गई है। निर्णय लेने के लिए जो है आम सहमति के आधार पर इसके द्वारा निर्णय लिया जाता है। तो कार्य की बात करें तो जैसे हमने बात किया कि पहला जो है सैन्य सहयोग, फिर जो है संकट के समय जो है ये साथ आते हैं, जैसे किसी भी देश पर कोई जो है कोई विद्रोह होता है या अन्य देशों द्वारा आक्रमण होता है या फिर साइबर जैसे खतरे या साइबर हमले जैसे होते हैं कोई घटनाएं, तो ऐसे में सहयोग के रूप में आते हैं सामने ये पूरा एज ए ग्रुप। फिर उसके बाद साझेदारी कार्यक्रम, जैसे ये लोग जो है अपने जो अभ्यास होते हैं समय समय पर या टेक्नोलॉजी ट्रांसफर या तकनीकी हस्तांतरण के मदद से या फिर वित्तीय रूप से अन्य देशों की या जो इस समूह के सदस्य देश हैं उनकी मदद करते हैं। अब आते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पे, क्रिस्पर प्रौद्योगिकी, जो कि साइंस और टेक का अंतर्गत जो है एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसमें आपको जानना चाहिए कि क्रिस्पर टेक्निक एक ऐसी टेक्निक है जो कि जीन एडिटिंग टेक्निक है। पहले एक बात ये याद रखिएगा, या इसको जो है हिंदी में कहते हैं जीन संपादक तकनीक, जीन संपादक तकनीक। ठीक है, तो जीन संपादक या जीन एडिटिंग तकनीक का मतलब है कि जीन में कोई चेंजेस लाया जाएगा। तो ये जो है हर उस क्षेत्र में जो प्रभावशील होगी या प्रभावकारी होगी जहां पे जेनेटिक मॉडिफिकेशन की संभावना है, या तो वो कृषि क्षेत्र हो सकता है या फिर वो मानव स्वास्थ्य को लेकर हो सकता है या वो पशु स्वास्थ्य को लेकर हो सकता है। मतलब कि जैविक जो भी पदार्थ है, जो भी जैविक रूप से है या बायोटिक है, उसमें जो है ऐसे परिवर्तन या इस तकनीक का लाभ
लाभ उठाया जा सकता है। तो यहाँ पर जो आया है, जो न्यूज में टॉपिक है आज द हिंदू में, वो कृषि से संबंधित है या एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। क्योंकि देखा है आप लोगों ने कि जो कृषि है जो कई अलग अलग समस्याओं से जूझ रही है, जैसे उसमें जो पेस्ट कंट्रोल है या कीटनाशकों को लेकर भी हम देखते हैं, तो कीटनाशक में जो जैविक समस्या है और फिर अजैविक या जो नॉन बायोटिक है, उसमें क्या आएगा कि चरम जो तापमान है या गर्मी है या अत्यधिक तापमान है या फिर सूखे की स्थिति है या बाढ़ की स्थिति है, तो ऐसी स्थितियों से जो है सहनशीलता को, फसल में सहनशीलता को बढ़ावा देना और उनका उत्पादन को बढ़ावा देना, इसका मुख्य कार्य है। इस तकनीक के सहयोग से जो भारत अपने जो खाद्य उत्पादन है उनको और ज्यादा बढ़ा सकता है। क्योंकि अभी भी अगर क्षेत्रफल के आधार पर देखेंगे तो क्षेत्रफल के आधार पर जो है इंडिया चाइना से ज्यादा है, लेकिन प्रोडक्शन में गेहूं या चावल में कहीं ना कहीं जो है इंडिया उतने, अगर आप देखें उसने क्षेत्र के हिसाब से तो पीछे है जितने क्षेत्र में चाइना में किया जाता है। तो उनका जो पर स्क्वायर जो क्षेत्रफल है या पर हेक्टेयर की बात करें तो अगर 1 हेक्टेयर में हमारे यहाँ 10 हो रहा है, 10 कुंटल गेहूं हो रहा है या 10 कुंटल चावल हो रहा है, तो इसके तुलनात्मक रूप से चाइना में या अमेरिका में उसी 1 हेक्टेयर में हमारे यहाँ से ज्यादा हो रहा है। ठीक है, इसी तरह हम कॉटन के या कपास को लेकर भी देखे हैं कि कपास में जो इंडिया में प्रोडक्शन हो रहा है वो मध्यम साइज की हो रही है या फिर छोटे साइज की हो रही है, लेकिन वही चाइना में और अमेरिका में और इवन इजिप्ट यानी मिस्र में भी जो कपास का उत्पादन हो रहा है वो लंबे रेशे की कपास हो रही है, जिसकी वजह से उनके यहाँ जो है उसका अधिक मूल्य मिल रहा है। तो इन सारी समस्याओं से हम आगे बच सकते हैं। जैसा कि 1967 के पहले हमने देखा था कि भारत में कहीं ना कहीं खाद्यान्न फसलों का अभाव था, लेकिन जब हाइब्रिड बीज का हाई यील्ड जो बीज का मतलब इंट्रोड्यूस किया गया या प्रस्तावित किया गया, उसके बाद जो है कहीं ना कहीं खाद्य फसलों में हरित क्रांति आई या ग्रीन रिवोल्यूशन आई, जिसके बाद वो क्षेत्र उतना ही रहा लेकिन जो है प्रोडक्शन ज्यादा बढ़ गया। ठीक है, इसमें क्या हुआ कि वो आप लोग देख लीजिएगा कि हरित क्रांति में किस प्रकार बढ़ाया गया था और किस तरह से बौने पौधों का या हाई यील्ड यानी उच्च उत्पादन वाले जो नॉर्मन बोरलॉग का क्या उसमें भूमिका थी या किस प्रकार जो है भारत ने इसको अप्लाई किया था पूरे देश स्तर पर, उसको देख लीजिएगा क्योंकि वो भी एक इम्पॉर्टेंट है। अब इसमें हम देखते हैं यहाँ पर क्रिस्पर टेक्नोलॉजी से कि ये किस प्रकार कार्य करता है। जैसे कि हमने बात किया था, ये कस्टम आरएनए का तरह काम करता है कि जिसमें जो किसी भी एक कोई फसल है या कोई बीज है तो उसमें क्या जेनेटिक मॉडिफिकेशन करते हैं, तो मतलब वहां पर जो एक जो जीन होता है पर्टिकुलर, उसको जो जीन एडिटिंग यानी जीन उसके अंतर्गत जो खराब है या फिर मतलब जिसको हटाए जाना है उसको जो है वो मॉलिक्यूलर सीजर या आणविक कैंची की मदद से जो है उसको काट देता है और वहां जो है नए जीन इम्प्लांट कर देता है। इससे जो है चेंज हो जाता है और इसकी प्रजनन की स्पीड ज्यादा है, तो इससे जो है ये जो है जल्द ही अपना जो प्रजननशील जो गतिविधियों को तेज कर देता है, जिससे प्रोडक्शन जो है ज्यादा हो जाता है। ठीक है, इसमें जो है Cas9 एंजाइम का प्रयोग करता है, ये इंपॉर्टेंट है। और फिर उसके बाद ये रोगों के प्रति संवेदनशीलता उत्पन्न करने के लिए जीन को नष्ट कर देता है, अन्यथा रोग की जो प्रतिरोधक क्षमता अपने आप बढ़ जाती है खाद्य फसलों में, यानी इम्यून सिस्टम खाद्य फसलों का बढ़ जाता है। ये सारे पॉइंट वैसे ही है कि जिनको हमने पहले डिस्कस कर लिया है और आपको सिर्फ उन्हें एक जगह अलाइन करके यहाँ पर बताया गया। अब फसलों में अनुप्रयोग को लेंगे तो रोग प्रतिरोधक क्षमता की बात करेंगे, तो जैसे ये एग्जांपल कुछ है कि गोभी में किस प्रकार जो है निष्क्रिय किया और उसके जो उसमें रोगों के प्रति सहनशील बनाया, जैसे विल्ट है या ब्लैक रॉट है, ये ऐसे रोगों के प्रति उसमें जो है इम्यूनिटी बढ़ाई। ठीक है, गर्मी और सूखा सहनशीलता को बढ़ाया, जैसे बाजरा के क्षेत्र में ये एग्जाम्पल है। ये आपको पीडीएफ भी दी गई है, पीडीएफ में देख सकते हैं, या आप आईएएस बाबा की वेबसाइट पर जाके वहां जब बार में देखेंगे तो हिंदी लिखा होगा, यहाँ पे हिंदी के नीचे जब क्लिक करेंगे तो आ जाएगा डेली न्यूज एंड एनालिसिस, वहां पर भी आप क्लिक करेंगे तो डे वाइज आपको डेली के नोट्स आपको मिल जाएंगे। वहां से आप इनसे रिलेटेड जो है फाइल्स को डाउनलोड कर सकते हैं या सेव कर सकते हैं, उससे आप अपने आगे की आपकी तैयारी में वो मददगार साबित होगी, क्योंकि एक बार रिवीजन हो जाएगा। फिर उसके बाद मजबूत प्रतिरक्षा इससे उत्पन्न होती है, यानी इम्यूनिटी बढ़ाती है। ये तीनों चीजें जो तीनों पॉइंट अपने आप में ही इंटर रिलेटेड है।
ठीक है। फिर लाभ इसका सिंपली कीटनाशक में कमी होगी तो ये पर्यावरण अनुकूल होगी, और फिर पेस्टिसाइड का काम कम होगा, और फिर इसका जो प्रोडक्शन हाई होगा। और फिर अगर इस तरीके की अगर गतिविधियां होती हैं तो पानी का कम उपयोग होगा, जिससे जल को लेकर दक्षता बढ़ेगी, या जलवायु प्रेरित जो समाधान है हमारे वो ज्यादा प्रभावशील होंगे, जिससे ये अर्थव्यवस्था के लिए भी फायदेमंद होगी। अब अगर क्रिस्पर प्रौद्योगिकी के बारे में बात करते हैं तो क्रिस्पर का जो फुल फॉर्म है वो जो है हम देखते हैं कि क्लस्टर रेगुलरली इंटरस्पेस शॉर्ट पैलिंड्रोमिक रिपीट्स है। ठीक है, इसमें यही चीज है कि उच्च परिशुद्धता यानी हाईली प्रिसीजन, इफेक्टिविटी और स्पीड इस पे आती है क्योंकि इसमें जीन में मॉडिफिकेशन किया जाता है। क्योंकि इसमें किया क्या गया, इसका ओरिजिन कहाँ से 2010 से ये स्टार्ट ज्यादा हुई है। ठीक है, ये क्रिस्पर जो Cas9 प्रणाली है, इसमें जीन संपादन किया जाता है। इसमें किया कैसे जाता है, पहले बैक्टीरिया के लिए किया गया था, बैक्टीरिया से रिलेटेड इम्यून तंत्र या प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत करने के लिए, लेकिन बाद में ये वायरस के लिए भी अप्लाई किया गया। अब ये किस प्रकार काम करता है, तो इसमें जैसे हमने बात किया था कि ये मॉलिक्यूलर सीजर का यूज करता है या आणविक कैंची का, जो लक्षित डीएनए जो होता है वो उसको मेन जो है जो विकार वाला होता है या रोगशील होता है उसको हटा देता है, और जो मेन जो गाइड डीएनए होता है उसको पेनिट्रेट करता है। ठीक है, इससे जो है निर्देशित करता है कार्य करने के लिए, और फिर आगे नष्ट कर दिया जाता है जो खराब डीएनए होता है। अब इसके अनुप्रयोग की बात करें, जैसे कि हमने कहा था कि सिर्फ कृषि पर ही मत रहिएगा, इसका चिकित्सा में बहुत है। जैसे सिकल सेल एनीमिया, जो भी आपको मतलब जेनेटिक जो बीमारी होगी, आप इससे याद रखिएगा कि अगर ये जीन संपादक टेक्निक है या जीन एडिटिंग तकनीक है तो इसमें जीन से संबंधित जो भी बीमारियां होंगी वो दूर की जा सकती है। तो जीन से बीमारी सिकल सेल एनीमिया है, जिसमें हंसिए की तरह या दराती की तरह इस तरह से जो है बन जाती है, तो ये जो है टूटने में आसानी हो जाता है। तो जो ब्लड सेल होती है, रेड ब्लड सेल, वो जल्दी टूटने लगती है। इस पर हमने पूरा डिटेल वीडियो भी बना रखा है, आप हमारे चैनल पे सिकल सेल एनीमिया से देखिएगा, क्योंकि भारत में बहुत ज्यादा जनता प्रभावित है, एक मास चंक है, और खास तौर से जो आदिवासी जनता है उनमें ये ज्यादा बीमारी पाई गई है। ठीक है, तो सिकल सेल एनीमिया को देखो, फिर कैंसर से रिलेटेड या HIV उपचार से या आनुवांशिक विकारों से, जो जन्मजात विकार होते हैं जो हमें पेरेंट्स से मिलते हैं, वह ऐसे विकारों को या ऐसी बीमारियों को ठीक करने में ये सहायक का कार्य कर सकती है। फिर दूसरा आता है कृषि में। कृषि में क्या है कि रोग प्रतिरोधी क्षमता बढ़ाया जा सकता है, गर्मी और सूखा को लेकर जो है इसकी सहनशीलता को बढ़ाया जा सकता है। रिसर्च में भी इसका यूज किया जा सकता है, आगे के अन्य क्षेत्रों में मतलब इससे रिलेटेड जो है इसका लाभ उठाने के लिए। फिर पशु चिकित्सा में भी इसका प्रयोग किया जा सकता है, जिससे जो है पशुओं में जो उनके स्वास्थ्य को तो बढ़ाया ही जा सके, साथ में उत्पादकता में भी सुधार किया जा सके। जैसे कि दूध देने की क्षमता, जिससे जो है भारत में जो पौष्टिक या न्यूट्रिशन वैल्यू के लिए जो प्रोग्राम चल रहे हैं उनके लिए ये ज्यादा मददगार होगी। इसके लाभ के बारे में बात करें कि उच्च परिशुद्धता अगर इसमें होती है, उच्च परिशुद्धता से ये असर होता है कि बहुत ज्यादा अदर जीन जो हैं वो इससे प्रभावित नहीं होते। तो इसका ये लाभ होता है कि ये प्रिसीजन के साथ काम करती है, और कोई ऑफ टारगेट इफेक्ट नहीं होता। ऑफ टारगेट इफेक्ट या का मतलब ये होता है कि अगर इस जीन को लक्षित किया गया तो जो पड़ोसी जीन है वो प्रभावित नहीं होते। ठीक है, फिर पुराने जीन संपादन उपकरण हैं जैसे जो उनकी तुलना में ये तीव्र है यानी तेजी से काम करता है, इफेक्टिव और प्रिसीजन के साथ काम करता है, और कॉस्ट इफेक्टिव है या लागत जो है इसकी कम है। ठीक है, फिर ये जीवों की एक विस्तृत श्रृंखला को कवर करता है। ठीक है, जैसे इसका जो है कई जगह प्रयोग किया जा सकता है जो कि अप्लाई होने में आसानी है। फिर इसकी चिंताएं क्या है, क्योंकि एक कोई टेक्निक है जैसे न्यूक्लियर बम ही है, उससे जो क्लीन एनर्जी भी मिल रही है लेकिन साथ में परमाणु बम भी बन रहा है जिससे पूरी मानवता को ही खतरा है। तो हर चीज के जो है फायदे भी है, नुकसान भी है। उसी प्रकार जो है इससे रिलेटेड भी चिंताएं क्या है, मानव भ्रूण संपादन से जुड़े नैतिक मुद्दे, क्योंकि अगर जेनेटिक चेंजेस लाए जा सकते हैं तो सभी को अपने बच्चे जो है स्मार्ट चाहिए, तेज चाहिए। तो मतलब इस तरीके के जो एक तरह से प्रकृति के जो नियम है उसमें छेड़छाड़ की जा सकती है। सब जो है अगर मतलब लड़की किसी को नहीं चाहिए या लड़का चाहिए, या मतलब जो भी अपने हिसाब से एक तरह से कह सकते हैं कि मॉडिफाइड जो है सैंपल। अभी क्या है कि जो भी होता है बच्चा किसी को तो उसको अपनाता है उस तरीके का, लेकिन एक होड़ मच सकती है जिससे जो लोग अमीर रहेंगे और गरीब रहेंगे उन दोनों लोगों में जो है मतलब अंतर बढ़ सकता है और ज्यादा। ठीक है,
फिर उसके बाद अनुपेक्षित जो है आनुवांशिक परिणाम की संभावना, क्योंकि मतलब अभी ये स्टेज जो है क्योंकि 2010 में स्टार्ट हुआ तो अभी इस तरह से प्रूव्ड टेक्नोलॉजी नहीं है, तो मे बी इसके नकारात्मक असर भी पड़ सकते हैं। तो उनको कंटेन करने के लिए भी एक कोई रूल्स या रेगुलेशन नहीं है। अब फिर उसके बाद आता है वैश्विक विनियमन या निगरानी की मांग, जैसे कि बात की आपके सेकंड टॉपिक में कि इसको लेकर जो है वैश्विक स्तर पर कोई इस तरीके का नियम नहीं है या सहमतिपूर्ण नियम नहीं है कि जिससे सभी देश माने या सभी देश पालन करें। वैसे नियम की भी एक डिमांड है कि वैसे रहे जिससे इसका काम सुचारू रूप से चल सके। अब हमारा अगला टॉपिक है डिजिटल भुगतान इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म। ठीक है, इसको लेकर हम देखेंगे कि क्यों ये न्यूज में है, क्योंकि ये एक नई आरबीआई की पहल है। ठीक है, इसमें क्या है कि डिजिटल भुगतान में धोखाधड़ी पर अंकुश लगाना है कि जो साइबर फ्रॉड की घटनाएं, आप सबने अमिताभ बच्चन को सुना होगा, जब भी किसी को कॉल करते होंगे तो अमिताभ बच्चन आ जाते होंगे अपनी कहानी सुनाने की, क्या आप धोखाधड़ी से रिलेटेड ये वो, तो कई मीम्स भी इस पर बने। तो लेकिन अब जो है जो काम की बात यह है कि डिजिटल भुगतान धोखाधड़ी से संबंधित चीज़ों पर या घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए जो आरबीआई ये चीज़ लेकर आया है। ठीक है, डिजिटल पेमेंट इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म। तो ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है क्योंकि मेंस में भी पूछा जा सकता है कि ये किस प्रकार सहायक होगा। इसमें आप डेटा से भी स्टार्ट कर सकते हैं कोई, या रिपोर्ट से, या किसी घटना को लेकर जो है आप इस्तेमाल करके अपना इंट्रो लिख सकते हैं। जैसे कि आपने देखा है कि अभी कई लोगों को जो कॉल आई थी, डिजिटल अरेस्ट की घटना हुई थी, उसमें कई मतलब लोग प्रभावित हुए थे। अब डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना के रूप में ये विकसित हो रहा, जिसके बारे में हमने इंट्रो में ही बता दिया था कि डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना क्या होती है। जैसे कि ये डिजिटल फॉर्म में कोई संरचना है, जैसे डिजी लॉकर है या कोविन से रिलेटेड है कि जहां पे सर्टिफिकेट अपलोड करते थे, या कोई भी ऐसी चीजें जो जिस पर सभी पूरे देश की सभी जनता का हक है बराबर रूप से यूज करने का, तो उसको डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर कहते हैं। सेम जैसे नॉर्मल इंफ्रास्ट्रक्चर या नॉर्मल अवसंरचना की तरह, जैसे सड़क है या एयरपोर्ट है या रेलवे स्टेशन है या रेलगाड़ी है, इस तरह से जो भी चीज़ें जो पब्लिक डोमेन में मौजूद है, अगर वो फ्री वाली हैं तो भी कुछ जो है चार्जेस के साथ होती है, तो वो अलग अलग होती है। लेकिन पब्लिक अवसंरचना का मतलब यही होता है कि जो है सभी के लिए बिना किसी भेदभाव के लिए अवेलेबल हो। ठीक है, इसका एग्जाम्पल में पहले ही जान लीजिए कि डिजी लॉकर भी आता है। ठीक है, इसका एक याद रखिएगा कि ऐसे पूछ देता है। ठीक है, डिजी लॉकर। तो अब क्या है कि ये बैंकों को इससे फायदा क्या होगा कि बैंकों को वास्तविक समय पर डाटा साझा करने और धोखाधड़ी का पता लगाने में सहायता मिलेगी। कि जैसे अभी होता क्या है कि अगर धोखाधड़ी मेरा जो है एचडीएफसी बैंक से हुआ है, तो अब अगर आईसीआईसी बैंक की तरफ से हमारा जो है जो फ्रॉड करने वाला है उसने अपने फ्रॉड के जो माध्यम के रूप में अगर आईसीआईसी बैंक का यूज़ किया है, तो उसमें क्या है कि थोड़ा सा टाइम लगता है कि अब हम अपने बैंक में कंप्लेन करेंगे या फिर उस बैंक में कंप्लेन करेंगे। तो अगर हमने आईसीआईसीआई बैंक में कंप्लेन किया तो वो जो है पहले डिटेल मांगेंगे एचडीएफसी यानी पेरेंट बैंक से सारी चीज़ें कि ये एक्चुअल में एग्जिस्ट करता है कि नहीं, और फिर उसमें कहीं ना कहीं टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है, इतनी जल्दी नहीं होता। जितनी जल्दी हम अपनी बातों में देखते हैं उतना इसमें बहुत टाइम लगता है। कभी कभी जो 3-3 4-4 दिन लग जाते हैं, तब तक जो है वो उतने में जो आपका मनी ट्रांसफर किया गया वो वियतनाम या दुबई पहुंच जाता है। ठीक है, तो ये सच्चाई है। लेकिन इसी चीज को कंटेन करने के लिए या रोकने के लिए वास्तविक समय में, यानी फिर इसमें क्या है कि रियल टाइम आपको जो है मॉनिटरिंग हो जाएगी। और ये जो है इसमें इस तरीके का सेटअप बनाया जाएगा कि अगर आप जो एप्लीकेशन डालते हैं तो जो रिस्पॉन्सिव बैंक होगा या जो रिस्पॉन्सिबल बैंक होगा जैसे आईसीआईसीआई, उसके पास डायरेक्ट जो है मैसेज चला जाएगा, इस तरीके की चीज़ें, और वो जो है आपका डेटा जो है वहीं से डायरेक्ट निकाल सकती है। उसको जो है कुछ चीज़ों के लिए परमिशन बार बार नहीं लेनी होगी। ठीक है, तो इसकी आवश्यकता क्यों है? अगर इससे रिलेटेड डेटा की बात करें तो बढ़ती धोखाधड़ी की वित्त वर्ष 2025 में ही जो है बैंक धोखाधड़ी में 3 गुना बढ़ी है। 3 गुना बढ़कर जो है 36,000 करोड़ लगभग हो गए, 36,014 करोड़। तो ये एक बड़ा अमाउंट है जिसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपने डेटा में, जहां पर इंट्रो में, मेन बॉडी या कंक्लूजन में भी कि क्यों ये आवश्यक है। फिर दूसरे अगर पहलू की बात करें तो क्षेत्र विशिष्ट खतरे,
तो सार्वजनिक बैंक जो है ऐसे धोखाधड़ी, क्योंकि उनका जो इंफ्रा या उनके यहाँ जो सिस्टम है उतना उस तरीके से मजबूत नहीं है जितना कि प्राइवेट है। जैसे कि आप प्राइवेट बैंक में देखते हैं कि लगातार वो अपडेट करते जा रहे हैं, अपना अपडेशन कर रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट बैंक ज़्यादा वल्नरेबल होते हैं। अब गवर्नमेंट बैंक में भी नेशनलाइज बैंक जैसे एसबीआई या पीएनबी या बैंक ऑफ बड़ौदा, ये लोग तो अपने काम कर रहे हैं, लेकिन जो क्षेत्रीय बैंक है या रीजनल रूरल बैंक है या छोटे स्तरीय बैंक है, जो राज्य स्तरीय बैंक है या किसी 4-5 जिले स्तरीय बैंक जिनको ग्रामीण क्षेत्रीय बैंक बोलते हैं, तो ऐसे बैंक जो है और ज्यादा इससे जो है सुबेद है या वल्नरेबल है। तो ये ऐसी समस्याओं से बचने के लिए अब इससे रिलेटेड ये जो डेवलपमेंट हो रहा है, तो इसको कौन बना रहा है, उन सब चीजों को देखते हैं कि इसको बनाने वाला जो रिजर्व बैंक इनोवेशन हब है, जो कि रिजर्व बैंक के पूर्ण स्वामित्व में है या फुल जो है उसके पास ऑनरशिप रिजर्व बैंक के पास इसमें जो पार्टिसिपेशन है, साझेदारी, वो 5 से 10 लगभग सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के बैंक इसमें शामिल होंगे। और इसका सुपरविजन कौन करेगा या निरीक्षण कौन करेगा, एपी होता है, ये फैक्ट याद रखिएगा, एपी होता है, ये नाम याद रखिएगा। और जो एनपीसीआई प्रमुख थे पहले, ये इनके अंडर में हाई लेवल कमेटी बनी है, वो करेगी। और इसकी समय सीमा की बात करें तो ये जो है अगले कुछ ही महीनों में अपना जो है प्लेटफॉर्म डेवलप कर लेगी। ठीक है, एनपीसीआई जो है या नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन का जो बनाया हुआ यूपीआई है, ठीक है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, कैसे कोई भी यूज कर सकता है, ये भी आपका पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के अंतर्गत ही आएगा, यानी डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के अंतर्गत आएगा या डीपीआई के अंतर्गत। ठीक है, तो ये हम इसलिए बता देते हैं कि कभी आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है। अब इसकी विशेषता की बात करें, जो ये डेवलप किया जा रहा है, तो वास्तविक समय में खुफिया जानकारी का साझा करना, मतलब जो भी आप रिपोर्ट करते हैं उसका जो है रियल टाइम में साझा कर दिया जाएगा सभी बैंकों के साथ, जो प्रभावित बैंक है उनके साथ भी। और इसमें जो है मदद लिया जाएगा एआई बेस्ड टेक्नोलॉजी की, जिससे जो है एक पैटर्न भी चेक करते रह जाएंगे कि कोई सस्पिशियस एक्टिविटी अगर हो रही है तो उस पैटर्न को भी पता लगा सके। और फिर इसमें एकीकृत बैंकिंग प्रक्रिया की जाएगी, क्योंकि जैसे हमने बताया था कि सारी चीज़ें जो है एक प्लेटफॉर्म पे लाई जाएगी, कि जो बैंक से निकाला गया है और जिस बैंक का प्रभावित या कस्टमर है, ठीक है, और जिस बैंक के थ्रू धोखाधड़ी में यूज किया गया जो बैंक, उन सबको एक जगह लाया जाएगा, जिससे जो है आसानी से चीजें पकड़ी जा सके और संबोधित जो समस्या है या जोखिम को कम करते हुए जो समस्याओं को संबोधित किया जाए। इसका जो प्रभाव अपेक्षित, ये जो अभी तक जो माना जा रहा है कि इसका प्रभाव यानी लाभ क्या होने वाला है, तो डिजिटल लेन देन जो है वो ज्यादा सुरक्षित होगा, क्योंकि इससे जब ऐसी निगरानी रियल टाइम पे मॉनिटरिंग होगी तो सुरक्षित लेन देन ज्यादा होगा। और फिर जो इसमें जो देरी होती है जो रिपोर्टिंग में, तो क्योंकि अभी बताया था हमने कि दोनों बैंक को करना रहता है, इसमें जो है टाइम लगता है, बार बार परमिशन लेनी होती है, तो ऐसे में जो है टाइम लगता है, तो वो टाइम में कमी आएगी। ठीक है, फिर उसके बाद अगर इसकी बात करें तो इससे भुगतान या पेमेंट जो इकोसिस्टम है, जैसे यूपीआई सिस्टम के साथ साथ जो आपका फ्रॉड से मतलब जो एक सक्षम होगा कि जिसमें फ्रॉड करना आसान नहीं होगा, जैसे 2 फैक्टर आइडेंटिफिकेशन भी लगाया जा सकता है। किस तरीके से लगाते हैं, अभी जब एक बार पूरा आ जाएगा पब्लिक डोमेन में तब देखा जाएगा कि उसमें कौन कौन सी चीजें शामिल की गई। लेकिन बहरहाल आपको मेंस में ये चीज पूछी जा सकती है कि अभी आरबीआई द्वारा हाल ही में घोषणा की गई है कि ये इस तरीके का प्लेटफॉर्म ला रहे हैं, तो इससे क्या संभावना है, या आपसे पूछा जा सकता है कि इससे क्या लगता है आपको कि इससे डिजिटल धोखाधड़ी रुक जाएगी या समाप्त हो जाएगी या भारत समाप्त करने में सक्षम होगा। आप अपने विचार भी लिखिए और अपने तरफ से कुछ सुझाव भी पेश करने को पूछ सकता है। अब इससे संबंधित कुछ फैक्ट के बारे में बात कर लें, क्योंकि आरबीआई के बारे में बात किया, तो आरबीआई के बारे में अगर शॉर्ट में कोशिश करेंगे कि 5 मिनट में ही हो जाए, तो आरबीआई जैसे कि सेंट्रल बैंक होता है, हर देश का एक केंद्रीय बैंक होता है, जिसका कार्य होता है मौद्रिक और वित्तीय प्रणाली को संभालना। जैसे कि आपने रेपो रेट में भी हमने बताया था कि आरबीआई किस तरीके से तरलता को तरलता को कंट्रोल में रखने के लिए, मुद्रास्फीति को यानी इन्फ्लेशन को कंट्रोल में रखने के लिए समय समय पर किस तरीके से किन प्रकार के जो टूल्स हैं या उपकरण उनका इस्तेमाल करता है, जैसे सीआरआर, एसएलआर, इन सारी चीज़ों को, रेपो रेट को कम बढ़ाना, ये इस तरह से। फिर उसके बाद हम अगर इसकी स्थापना पे आए आरबीआई की,
तो 1 अप्रैल 1935 को हुई थी, जिसको अगर पॉलिटी वाले लेक्चर में मैंने पूरा डिटेल में बताया था कि किस प्रकार जो है 1935 का अधिनियम था, उसमें जो प्रावधान था आरबीआई के बारे में, दो जो देश की वित्तीय स्थिरता और साख से संबंधित थी, और इससे संबंधित कौन सी समिति थी? हिल्टन यंग कमीशन। और हिल्टन यंग कमीशन को किस एक भारतीय को इन्होंने सलाह ली थी? डॉक्टर अंबेडकर को। तो ये सारे फैक्ट याद रखिएगा। इसको जो नेशनलाइज कर दिया गया था 1 जनवरी 1949 को, क्योंकि इसका पर्सपेक्टिव भी बता दिया था आपको कि क्यों बनाया गया था, क्योंकि 1930 की जो महान मंदी आई थी या ग्रेट डिप्रेशन आया था, तो उसके बाद जो है वित्तीय साख अहम हो गई थी, क्योंकि बैंक तब तक प्राइवेट होते थे और लगातार कहीं ना कहीं पहले जो है, उसके पहले ये था 1935 के पहले कि हर महीने एक न्यूज आती थी कि ये बैंक डूब गया, ये बैंक डूब गया, क्योंकि वो पर्सनल होते थे और वो यूनिट बैंकिंग टाइप के होते थे, मतलब कुछ जगहों को सर्व करते थे और कुछ जो है बड़े बैंक होते थे जिनमें जो है बड़े अकाउंट्स होते थे। इसका जो है मुख्यालय आरबीआई का मुंबई में है और कई क्षेत्रीय कार्यालय भी है। इसका मेन काम जो है, इंपॉर्टेंट कार्य, मौद्रिक प्राधिकरण के रूप में या काम है, यानी मौद्रिक समिति योजना जो समय समय पर मिलती है, कम से कम वर्ष में 4 बार इसको मिनिमम मिलना रहता है। तो इसमें जो रेपो रेट को लेकर डिसीजन होता है और सारे अन्य दरों को भी लेकर डिसीजन होता है, जिससे ये अपना जो तरलता की स्थिति है कि कितना तरलता या मौद्रिक आपूर्ति बढ़ानी है या घटानी है, इस सारी चीज़ों को काम करती हैं और फिर मुद्रास्फीति को कंट्रोल में रखती हैं। जैसे इसका जो टारगेट है अभी भी बना होता है 4% से +-2, इसके अंतर्गत ही ये रखने की कोशिश करती है अपनी मुद्रास्फीति को। फिर उसके बाद अगर दूसरा करें तो मुद्रा जारी करता, यानी कि 1 रुपए को छोड़कर जो 1 रुपए का नोट जो है भारत सरकार छापता, बाकी इसके अलावा जो भी नोट छपती हैं वो आरबीआई द्वारा विभिन्न टकसालों के माध्यम से छापी जाती हैं। ये उनको भी देख लीजिएगा कि आरबीआई की टकसाल कहाँ कहाँ पर है और किस तरीके से कहाँ कहाँ के नोट्स है। आपको 50 रील्स भी मिल जाएंगे कि किस तरीके से कौन कहाँ पे जीरो बना है, कहाँ इस तरीके का साइन है या स्टार टाइप का है, वो देख लीजिएगा। ठीक है, फिर उसके बाद आते हैं कि विदेशी मुद्रा संरक्षक या फॉरेक्स रिजर्व। जो फॉरेक्स रिजर्व होता है वो भी आरबीआई के पास ही होता है, यानी देश की वित्तीय स्थिति या आयात के लिए जो विदेशी मुद्रा का योगदान जो होता है, या विदेशी मुद्रा की स्थिति के बारे में बात करते हैं कि आयात करने के लिए देश कितना सक्षम है, तो वो आरबीआई के पास ही डेटा होता है और आरबीआई की ही कलेक्टर का या संग्रहण का काम करता है। और ये जो विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम या फेमा के तहत करता है ये कार्य। फिर वित्तीय प्रणाली का नियामक, यानी ये जो है जो एक रेगुलेटर का भी काम करता है, क्योंकि बैंकों के लिए या एनबीएफसी के लिए या कोई भुगतान प्रणाली के लिए आप देखा है कि आरबीआई समय समय पर रूल्स बनाता रहता है। फिर बैंकों को लाइसेंस भी आरबीआई ही जारी करता है, स्टेबिलिटी मेंटेन रखता है। और आपने कई बार ऐसा न्यूज़ में सुना होगा इससे रिलेटेड कि इस फला बैंक पर जो है आरबीआई ने 10 करोड़ पेनल्टी लगा दिया इस क्लॉज को पूरा न कर पाने की स्थिति में। तो आरबीआई जो दंड भी लगा सकता है किसी बैंक पर अगर इसके रेगुलेशन को फॉलो नहीं करते। फिर सरकार का बैंकर के रूप में, यानी बैंकर ऑफ बैंकर के रूप में कार्य करता है। तो सरकारी खातों को, उधारों को या फिर सार्वजनिक ऋण जो भी लिए जाते हैं तो उनको फैसिलिटेट या सुविधा यही प्रदान करता है। फिर विकासात्मक भूमिका भी इसकी अहम है, जैसे जो फाइनेंशियल इंक्लूजन को लेकर या डिजिटल भुगतान को लेकर इसमें जो है इसकी भूमिका अहम है। जैसे प्राथमिकता क्षेत्र या वित्तीय समावेशन या फिर प्राथमिकता क्षेत्र ऋण या प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग की जैसे किया था कि मिनिमम जो है कम से कम जो 40% बैंकों को जो ऋण देना है वो पीएसएल में देना है ना। तो यानी प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग जो है जिससे ज़्यादा लोगों को वित्तीय समावेशन हो। इसमें कौन कौन से क्षेत्र हैं, कौन कौन से क्षेत्र नहीं है, उनको एक बार देख लीजिए, कभी कभी पूछ देता है। क्योंकि एक बता दे रहे हैं कि एक्सपोर्ट क्रेडिट जो होता है वो इसमें पीएसएल के अंतर्गत आता है, जो कि हम सिर्फ वो पॉइंट बता देते हैं जो एग्जाम में पहले पूछे जा चुके हैं। और यूपीएससी उन चीज़ों को जो है कहीं ना कहीं पॉइंटेड करता है कि आप कंफ्यूज हो जाएंगे। पीएसएल में जैसे एग्रीकल्चर है
तो वो आसानी से आप लगा देंगे, या आवास विकास है या होम लोन है उस वो आप आसानी से लगा देंगे। लेकिन एक्सपोर्ट क्रेडिट को लेकर आप कंफ्यूज हो सकते हैं, तो इसलिए हम बता दे रहे हैं कि जो एक्सपोर्ट क्रेडिट है वो पीएसएल का पार्ट है। ठीक है, जब आपका इकोनॉमी का लेक्चर होगा तो उसमें जो है पीएसएल या प्राइमरी सेक्टर लेंडिंग के बारे में पूरा डिटेल में समझाया जाएगा, जो भी आपके टीचर होंगे। ठीक है, अब इससे रिलेटेड इस आरबीआई के कौन कौन से विभाग या सहायक इसकी संस्थाएं हैं, तो मौद्रिक नीति जो समिति है या मौद्रिक नीति विभाग, वो जो है मौद्रिक समिति से संबंधित निर्णय लेती है, जिसके बारे में बता चुके हैं। रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट किस तरीके से करता है। फिर विनियमन विभाग जो कि रेगुलेट करता है, जैसे बैंकों के क्षेत्र में या एनबीएफसी के क्षेत्र में या लाइसेंसिंग के लिए बता दिया। फिर उसके बाद सहायक कंपनियों के रूप में नाबार्ड, जो कृषि में जो एक अहम होता है, जो ये अगर कृषि क्षेत्रों के लिए देखें तो बैंक को जो सहायता देता है कृषि क्षेत्र के विस्तार के लिए, तो वो आरबीआई का ही अंडर में है। फिर नेशनल हाउसिंग बैंक या एनएचबी जो है 2019 में भारत सरकार को हस्तांतरित कर दिया गया, उससे पहले जो फुल्ली आरबीआई के अंडर में ही था। फिर आरबीआई इनोवेशन हब, जो ये प्लेटफॉर्म डेवलप कर रहा। अब इसकी हालिया पहल के बारे में जो आरबीआई ने किया है, तो डिजिटल रुपए सीबीडीसी जो कि ब्लॉकचेन टेक्निक पे होगा, इसको भी याद रखिएगा कि ब्लॉकचेन टेक्निक पे ये बनाया गया। ठीक है, तो ये किया। फिर उसके बाद डीपीआईपी जो अभी जिसके बारे में बात कर रहे हैं हम, डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना को बढ़ावा देना। ठीक है, फिर उसके बाद डिजिटल बैंकिंग में साइबर सुरक्षा और धोखाधड़ी को मजबूत करना, वित्तीय साक्षरता और समावेशन पर जोर। और फिर लास्ट हमारा टॉपिक आता है डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना किसे कहते हैं, तो वो सिंपली बता चुके हैं कि किस तरीके से कहते हैं कि जिसपे सभी लोगों का जो है समान रूप से मतलब उसको प्रयोग कर सकते हैं या उसका उपयोग करते हैं, वो सेम उसी तरह से जैसे सड़क बिजली है, जैसे बिजली का प्रयोग सार्वजनिक क्षेत्र में होता है तो उसी तरह सार्वजनिक होती है, लेकिन ये डिजिटल सेवा होती है, जैसे डिजी लॉकर या यूपीआई, ये सारी चीजें। अब इसके अगर हम मुख्य स्तंभ की बात करें तो ये डिजिटल पहचान की बात करें, जैसे आधार है हमारा, आधार में सभी भारतीयों को लगभग जो है 1 अरब से ज्यादा भारतीयों को दिया गया आधार। ठीक है, फिर डिजिटल भुगतान जो यूपीआई पेमेंट सिस्टम होगा, जो आप जीपे करते हैं, फोन पे करते हैं या सारी चीज़ें करते हैं, वो यूपीआई बेस्ड ही है। भीम ऐप के भी थ्रू या इससे इंटर बैंक और कॉस्ट इफेक्टिव होता है। इसमें देखा होगा आपने कि जो नॉमिनल लिया जाता है उसको भी आरबीआई किस तरीके से समावेशी कार्यों को बढ़ावा देने के लिए खत्म कर दिया। फिर डेटा एक्सचेंज की बात करें तो डेटा एक्सचेंज में अकाउंट एग्रीगेटर फ्रेमवर्क या डिजिटल लॉकर का काम करता है। जैसे कि आपको बताया था कि आप अपने डेटा को जो है सिक्योर कर सकते हैं, जैसे कि आपकी हाई स्कूल की मार्कशीट है या आपका ड्राइविंग लाइसेंस है या आपका पैन कार्ड है या आधार कार्ड है, आपको फिजिकल फॉर्म में या भौतिक रूप से अपने साथ लेकर चलने की जरूरत नहीं है। आपको जो डिजी लॉकर दिया गया उसमें आप जो मोबाइल आपका लिंक्ड है उससे आप लॉगिन करेंगे तो अपने आप आ जाएगा, वहां पे डाउनलोड का ऑप्शन, उससे डाउनलोड कर सकते हैं और वो बना रहेगा, और आप अगर ये दिखाते हैं तो वो मान्य होता है। ठीक है, प्रमुख इसकी विशेषताएं अगर बता दें कि ये डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर की विशेषताएं क्या है, तो ये जो जितनी भी अभी डिटेल हम लोगों ने बात की उससे विशेषताएं समझ गए होंगे कि ये जो है सभी के लिए सभी के लिए अवेलेबल होती है, और फिर सहमति आधारित होती है, डेटा का उपयोगिता सुनिश्चित करता है, इसमें तेजी से इसका यूज किया जा सकता है, इसकी ऑथेंटिसिटी होता है यानी अधिकृत होता है भारत सरकार द्वारा। ये सारे फायदे हैं इसके। सरकार को भी जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर दिया जा रहा है सरकार द्वारा, वो भी इसमें ही कहीं ना कहीं सहयोगी का कार्य करता है। जैसे जो जैम ट्रिनिटी था सरकार का, जैम ट्रिनिटी एक शब्द आया था सरकार की तरफ से, ये जनधन, आधार, मोबाइल, ठीक है, ये 3 शब्द थे, जैम ट्रिनिटी बोला गया था, यानी 3 चीजों को मिलाकर जो समावेशी विकास को बढ़ावा देने के लिए। ठीक है, इसमें वही चीज है कि आधार, यूपीआई, डिजी लॉकर, जनधन, मोबाइल, इन सब चीजों को जोड़ दिया जाएगा तो वित्तीय समावेशन को जो एक्सपोनेंशियली बढ़ावा मिलेगा। और फिर लास्ट का ये देखिए, ये टॉपिक भी वही आ गया कि कोविड महामारी के टाइम में जैसे योजनाओं में डीबीटी या डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर किया गया था लाभों को, उन सारी चीज़ों को हमने देखा इसमें। तो ये सारा लगभग रहा हमारा आज का टॉपिक, सारे टॉपिक को हमने डिटेल में समझा।
तो ये आज के सारे आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट टॉपिक थे, इनको आप फिर से रिवाइज कर लीजिएगा। और फिर जो आपको लिंक दिया जाता है उससे भी आप अपने पास जो है डेटा को कुछ अपने नोट्स बना लीजिएगा, जिससे आप आसानी से ना भूलें, क्योंकि आज का लेक्चर जो था वो कहीं ना कहीं फैक्चुअल बेस्ड ज़्यादा था, और इसके फैक्ट जो है आपसे एग्जाम में प्रीलिम्स में और मेंस में दोनों में पूछे जाने की संभावना है। और इनको आप इंट्रो में और कंक्लूजन और मेन बॉडी तीनों पार्ट में कहीं ना कहीं यूज कर सकते हैं। एक आपको जिस तरह से हम फाइल देते हैं उससे आपको एक अंदाजा भी लग जाएगा कि आपको मेंस में क्या अप्रोच रखनी है या दृष्टिकोण आपका क्या रखना है, और आप मेंस का जो अपना उत्तर है उसको बहुआयामी या मल्टी डायमेंशनल किस प्रकार बना सकते हैं, जिससे आपके पॉइंट्स सारे आसानी से विजिबल हों और एग्जामिनर जो है आपको ज्यादा मार्क्स दे। तो आज तक के लिए इतना ही, अब नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू।